उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। इमरान, तुम कहाँ से बोल रहे हो? अफयाज पूरी तरह बौखला चुका था। उसे मालूम था कि अगर वाकई ही ऐसा हो गया तो फिर सर रहमान के हाथों उसकी इबरतनाक मौत यकीनी है। टेलीफोन के माइक से बोल रहा हूँ। क्यों? इमरान ने लुत्फ लेते हुए कहा। देखो इमरान, तुम मेरे दोस्त हो, मेरे यार हो। देखो, फयाज ने बुखलाए हुए अंदाज में कहना शुरू कर दिया। देखो कैसे? अभी मेरी नज़र इतनी तेज़ नहीं हुई कि टेलीफोन के माइक में से तुम्हारी शक्ल देख सकूं। इमरान ने उसकी बात काटते हुए जवाब दिया। प्लीज़ इमरान, मुझे बताओ तुम कहाँ हो, मैं तुमसे फ़ौरन मिलना चाहता हूँ, फयाज ने कहा। सॉरी फयाज, इस बार बात ख़त्म नहीं हो सकती। एक तो मसला डैडी पर हमले का है, दूसरा ये कि इस मसले में एक बैनुल-अक़वामी मुजरिम तंजीम वाबस्ता है। अगर डैडी इस हमले में हलाक हो जाते तो, और फिर तुमने लिस्ट भी देखी थी, इसमें मुल्क के आला ओहदेदारों के नाम मौजूद थे और तुम्हारा छोड़ा हुआ मुजरिम दूसरा हमला भी कर सकता था। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। मैंने लिस्ट बाद में पढ़ी थी, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो इमरान। मुझे सिर्फ यही बताया गया था कि हमला सिर्फ ड्रामा होगा, सर रहमान ज़रा बराबर भी ज़ख्मी ना होंगे। मैं मर जाऊंगा इमरान, प्लीज़ इमरान, मेरी बात सुन लो, फयाज ने रो देने वाले लहजे में कहा। इमरान की फिक्रों से शायद उसे पहली बार सूरत हाल की संगीनी का एहसास हुआ था। देखो सुपर फयाज, तुम्हारे साथ दोस्ती का यह मतलब नहीं कि अगर तुम रुपए की लालच में मुल्की और कौमी मुजरिमों को छोड़ दो तो फिर भी तुम्हारे साथ रियायत की जाए। छोटे मोटे बदमाशों से भत्ता वसूल करने की बात और है, लेकिन बैनुल-अक़वामी मुजरिमों को रकम लेकर छोड़ देना ये और बात है। इमरान का लहजा बेपनाह संजीदा था। मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, आइंदा अगर तुम्हें ऐसी शिकायत हो तो मुझे गोली मार देना। सुपर फयाज सारी अकड़ भूल कर अब बाकायदा रोने पर उतर आया था। तुमसे रकम की बात किसने की थी? इमरान ने पूछा। मिस्टर फ्रैंकलिन ने, फर्स्ट सेक्रेटरी, वो मेरे वाकिफ़ हैं। उन्होंने कहा था कि वो एक ड्रामा करना चाहते हैं। यकीन करो मुझे इस वक्त तक ये भी खबर ना थी कि यह हमला सर रहमान पर किया जाएगा। इमरान ने जवाब दिया। तुमने कितनी रकम मांगी थी? इमरान ने पूछा। मैंने $50,000 मांगे थे, लेकिन वो $10,000 पर उड़ गए। मैंने भी सोचा चलो हुकूमत एक्रीमिया को इस रकम से क्या फ़र्क पड़ता है। सुनो इमरान, तुम ये $10,000 मुझसे ले लो, और सुनो मैं इससे भी मज़ीद देने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे माफ़ कर दो, फयाज ने ऑफर करते हुए कहा। मैं लानत भेजता हूँ इस रकम पर। तुमने मुझे भी अपनी तरह घटिया समझ रखा है। जहाँ मुल्क को इज्जत और सलामती का मसला हो वहाँ $10,000 छोड़ो, $10 करोड़ भी थूकना मैं गवारा नहीं करता। और मुझे ये सुनकर बेहद दुख हुआ है कि तुम इस हद तक घटियापन पर उतर आए कि अब मुल्क को कौम सलामती और इज्जत भी चंद टकों के खातिर बेचने लगे हो। इमरान का लहजा बेहद तलख हो गया। इमरान प्लीज़, इमरान अब बस करो, मुझे इतनी सज़ा ना दो। ठीक है मैंने गलती की है, ठीक है अब मैं खुदकुशी कर लूँगा, बस मेरा यही इलाज है। वाकई ही मैं घटिया हूँ, वाकई ही मैं इंतहाई पस्ती में गिर चुका हूँ। फयाज की जहनी हालत इस हद तक पलट गई कि इमरान ने महसूस कर लिया कि उसे ना सिर्फ अपनी गलती का एहसास हो गया है, बल्कि अगर उसे रोका ना गया तो वाकई ही खुदकुशी कर लेगा। और इमरान के लिए इतना ही काफ़ी था कि सुपर फयाज उसकी गलती का एहसास हो जाए, इसलिए वो संजीदा हुआ था। सुनो, अगर तुमने वाकई ही अपनी गलती महसूस कर ली है तो फिर खुदकुशी करने की बजाय इसका कफ़ारा अदा करो। इमरान ने इस बार कदरे नरम लहजे में कहा। मैं तैयार हूँ, बिल्कुल कफ़ारा अदा करने के लिए तैयार हूँ, और यकीन करो कि आइंदा ऐसी गलती ना होगी, फयाज ने बड़े पुरखलूस लहजे में कहा। ठीक है, $10,000 की रकम के साथ $50,000 मज़ीद अपनी तरफ से मिलाओ, और जितनी रकम बने वो तुम अवामी हस्पताल में बनने वाले नए वार्ड पे बतौर चंदा जमा कराओ, अपने नाम से नहीं बल्कि अपने बच्चे के नाम से। और फिर वो रसीद लेकर मेरे पास राना हाउस आ जाओ, यहाँ वो मुजरिम मौजूद है, उसे ले जाकर सर रहमान के सामने पेश कर दो। मैं तो तुम्हारी यही खिदमत कर सकता हूँ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओ इमरान, ग्रेट इमरान, तुम 50,000 मज़ीद कह रहे हो, मैं मज़ीद $60,000 जमा कराऊंगा, मैं आ रहा हूँ। फयाज की मुसरत से लरसती हुई आवाज़ सुनाई दी और इमरान ने एक तवील सांस लेकर रसीवर रख दिया। उसका मकसद हल हो गया था। सर रहमान पर हमले की सज़ा भी जैमसन को मिल चुकी थी और सुपर फयाज को भी रकम लेकर मुजरिम छोड़ने की। उसे यकीन था कि अब फयाज मर जाएगा, लेकिन आइंदा ऐसी हरकत ना करेगा। चनाचा वो उठा और कमरे से बाहर आ गया। क्या पोजीशन है जख्मी की? इमरान ने जोसेफ से पूछा। मरहम पट्टी तो करती है, लेकिन शायद ज़्यादा अरसा जिंदा ना रह सके, जोसेफ ने कहा। ओके, अब मैं जा रहा हूँ, जवानों को भी बता देना सुपर फयाज अभी थोड़ी देर बाद यहाँ आएगा, जख्मी उसके हवाले कर देना। मेरा पूछे तो कह देना कि वो किसी ज़रूरी काम के लिए चले गए हैं। इमरान ने जोसेफ को समझाया और फिर जोसेफ के सर हिलाने पर वो तेज तेज कदम उठाता कार की तरफ बढ़ गया। खूबसूरत और नरम बेड पर लेटी हुई लेडी एशले ने दरवाजे खुलने की आवाज़ सुनकर सर उठाया और फिर दरवाजे पर खड़े लंबे तड़ंगे नौजवान को देखकर उसकी आंखों में चमक सी ऊपर आए। आओ वारिफ आओ,
लेडी एशले ने इंतहाई नरम लहजे में कहा। यस मैडम, वारिफ ने बड़े मौतबाना लहजे में कदम आगे बढ़ाते हुए कहा। बैठो, मैडम ने एक तरफ रखी कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। यस मैडम, वारिफ ने सर हिलाते हुए कहा और कुर्सी पर बड़े मौतमाना अंदाज में बैठ गया। क्या रिपोर्ट है? मैडम ने साइड टेबल पर रखे हुए शराब के भरे जाम को उठाकर मुंह से लगाते हुए पूछा। मैडम, अभी आधा घंटा पहले मैं आपको फोन पर रिपोर्ट दे चुका हूँ, वारिफ ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, मैं सुन चुकी हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से बराह रास्त रिपोर्ट सुनना चाहती हूँ, लेडी एशले ने मुस्कुराते हुए कहा। मैडम, रिपोर्ट ओके है, पूरा एरिया हमारे कंट्रोल में है, एक एक चप्पा चेक किया जा रहा है, इमरजेंसी स्क्वाड तैयार है, जैसे ही कोई अजनबी एरिया में दाखिल हुआ उसे फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा, वारिफ ने दोबारा रिपोर्ट दोहराते हुए कहा। और अगर वो गिरफ्तार ना हो सके तो? लेडी एशले ने जाम का आखिरी घूंट भरते हुए पूछा। तो उन्हें गोली मार दी जाएगी, वारिफ ने सर्द लहजे में कहा। तुम्हारी ड्यूटी किस वक्त तक होती है? लेडी एशले ने पूछा। मेरी ड्यूटी खत्म हो रही थी कि आपकी कॉल मौसूल हुई और मैं रिहाइशगाह पर जाने के बजाय आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं, वारिफ ने नजरें झुकाते हुए कहा। तुम्हें वो पहले वाला वक्त याद है जब तुम मेरी तंजीम के नंबर 2 हुआ करते थे? मैडम ने यकरख्त मीठे लहजे में कहा। वो वक्त कैसे भूल सकता हूं मैडम, लेकिन अब तो उसके मुतालिक सोचना ही हमाकत है, वारिफ ने जवाब दिया। क्यों, क्या वो वक्त दोबारा नहीं आ सकता? मैडम ने मुस्कुराते हुए कहा। ओ, वारिफ ने चौंक कर नजरें उठाई। लेडी एशली की आंखों में विरासतगी की झलकियां नुमाया थी। ओ मैडम, आप, वारिफ ने कांपते हुए लहजे में कहा जैसे उसे यकीन आ रहा हो। हाँ, तुम अब भी वही वारिफ हो और मैं वही एशले, मैडम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लेकिन इससे पहले कि वारिफ को जवाब देता, अचानक बेड के साथ मेज पर रखे हुए टेलीफोन की घंटी तेजी से बज उठी और लेडी एशले के साथ साथ वारिफ भी चौंक पड़ा। लेडी एशले ने जल्दी से रिसीवर उठाया, उसके चेहरे पर सख्ती और झुंझुलाहट के आसार नुमाया थे। यस, लेडी एशले ने इंतहाई करख्त लहजे में कहा। मैडम, मैं जैगरी बोल रहा हूँ, कंट्रोल रूम से 60 एरिया में चंद मशकूक अफराद को चेक किया गया है, वो एक पहाड़ी गार में छुपे हुए हैं। दूसरी तरफ से वारिफ की जगह ड्यूटी देने वाले जैगरी की आवाज़ सुनाई थी। ओह, फौरन उन्हें घेरो, इंतहाई एहतियात से मैं कंट्रोल रूम में आ रही हूँ, लेडी एशले ने तेज लहजे में कहा और तेजी से बेड से उठकर खड़ी हुई। उसके चेहरे पर मौजूद सारी रोमानियत एक लख्त गायब हो गई। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लोग पहुंचे हैं, लेडी एशले ने जल्दी से एक साइड पर रखा हुआ अपना नाइट गॉन उठाकर पहनते हुए वारिफ से कहा, जो मौतबाना अंदाज में उठ खड़ा हुआ था। और कौन हो सकता है मैडम, आप हुक्म दे तो मैं, वारिफ ने कहा। हाँ, तुम मेरे साथ चलो, यही तो वो अहम मिशन है जिसका मुझे कितने अरसे से इंतज़ार था। और सुनो, अगर ये मिशन कामयाब हो गया तो फिर तुम और मैं वापस पुराने दौर में लौट जाएंगे, एक तवील और खूबसूरत जश्न, लेडी एशले ने मुस्कुराते हुए कहा। और वारिफ का चेहरा जश्न के तस्वुर से ही गुलनार हो गया और फिर वो एक दूसरे के पीछे चलते हुए एक राहदारी से गुजर कर एक बड़े कमरे में पहुंच गए। ये शाहजहां सेंटर का मेन कंट्रोल रूम था। दीवारों के साथ फुट मशीनरी के सामने ऑपरेटर मुसलसल काम कर रहे थे। एक साइड पर शिफाफ शीशे का बड़ा सा कैबिन था जो मेन ऑपरेटिंग रूम था। लेडी एशले और उसके पीछे चलता हुआ वारिफ इस कैबिन में दाखिल हुए तो वहां मौजूद एक नौजवान तेजी से उठ खड़ा हुआ। क्या रिपोर्ट है जैकरी? लेडी एशले ने तेज लहजे में पूछा। मैडम, इस कार को घेरा जा चुका है, लेकिन अभी तक इसमें से कोई बाहर नहीं आया। आप हुक्म दे तो फाइनल ऑपरेशन कर दिया जाए, जैकरी ने कहा। जो आदमी तुमने चेक किए थे उनकी फिल्म दिखाओ, लेडी एशले ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। और जैकरी ने जल्दी से सामने मौजूद मशीन के मुख्तलिफ बटन दबाने शुरू कर दिए और फिर साइड स्क्रीन पर चमाके शुरू हुए और फिर पहाड़ियों का एक मंजर उभर आया। सख्त और ऊंची वीरान चट्टानें हर तरफ फैली हुई थी और चंद लम्हों बाद अचानक एक चट्टान के पीछे से 3-4 साए से कूदे और तेजी से एक और चट्टान के पीछे गायब हो गए। यहाँ एक बड़ी कार है मैडम, ये इस कार में गए हैं, जैकरी ने कहा। लेकिन ये आए कहाँ से हैं? बस अचानक चट्टान के पीछे से निकल आए हैं, वारिफ ने जो लेडी एशले की पुश्त पर खड़ा था हैरत भरे लहजे में कहा। उन्होंने अचानक ही आना था, लेकिन मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। यूं लगता है जैसे ये साए इंसानों के ना हो, लेडी एशले ने चंद लम्हे सोचने के बाद कहा। इंसानों के नहीं, लेकिन मैडम ये कैसे हो सकता है? जैकरी ने हैरत भरे लहजे में कहा। फाइनल ऑपरेशन करो, अभी पता लग जाएगा। 60 बम इस्तेमाल करो, लेडी एशले ने कहा। 60 बम? ठीक है मैडम, इस तरह उनके जिस्म खत्म ना होंगे, अलबत्ता वो फौरी तौर पर मर भी जाएंगे, वारिफ ने कहा। और जैकरी ने तेजी से एक बटन दबाकर ऑपरेटर को तेज लहजे में अहकामात देने शुरू कर दिए। लेडी एशले की निगाहें स्क्रीन पर जमी हुई थी। चंद लम्हों बाद आसमान पर एक सुर्ख रंग का नुक्ता दिखाई दिया और फिर वो नुक्ता तेजी से फैलता चला गया। काफी नशीब पर पहुंचकर वो फटा और सुर्ख रंग की तेज शुआएं इर्द गिर्द की चट्टानों में फैल गई और स्क्रीन का सारा मंजर सुर्ख रंग में डूब सा गया।
और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सुर्खी गायब होने लगी और फिर मंजर बिल्कुल वाज़ेह हो गया। आओ वारिफ, हम मौका पर चेक करें, लेडी एशले ने उठते हुए कहा और फिर वो तेजी से चलते हुए कंट्रोल रूम से बाहर निकले और फिर एक बंद जीप में दोनों सवार हो गए। जीप के ड्राइवर को शायद जैकरी पहले ही हिदायत दे चुका था, इसलिए उनके बैठते ही जीप तेजी से आगे बढ़ती गई। थोड़ी देर बाद वो चट्टानों के करीब पहुंच गए। यहाँ से आगे जीप ना जा सकेगी मैडम, ड्राइवर ने एक जगह जीप रोकते हुए कहा। ठीक है, तुम यहाँ इंतजार करो, मैडम ने कहा और जीप से नीचे उतर आई। दूसरी तरफ से वारिफ भी उतर आया। उन्हें मालूम था कि कंट्रोल रूम में उन्हें मुसलसल चेक किया जा रहा होगा, इसलिए वो आगे पीछे चलते हुए चट्टाने फलांगते तेजी से आगे बढ़ते गए। वारिफ के हाथ में एक बड़ी टॉर्च थी जो इसने रोशन करती थी। मैडम, आपने तो कहा था ये इंतहाई खतरनाक लोग हैं, अचानक वारिफ ने कहा। हाँ, मैंने दुरुस्त कहा था, मैडम ने खुश्क लहजे में जवाब देते हुए कहा। ऐसी सूरत में मैडम हम इंतहाई एहतियात से आगे बढ़ना चाहिए, वारिफ ने कहा। नहीं, अब ये इतने भी खतरनाक नहीं हो सकते कि 06 बम के फायर के बावजूद भी जिंदा रह जाएं, और मुर्दे खतरनाक नहीं हुआ करते, मैडम ने सर हिलाते हुए कहा। और थोड़ी देर बाद वो इस चट्टान पर पहुंच गए जहां वो साए गायब हो गए थे। सामने एक तवील गार का दहाना मौजूद था। आप यहाँ रुके मैडम, मैं अंदर जाकर चेक करता हूँ, वारिफ ने कहा और मैडम सर हिलाकर वहीं रुक गई, जबकि वारिफ तेज तेज कदम उठाता आगे बढ़ने लगा। उसने जेब से एक चपटा सा पिस्टल निकाल लिया था। ये रेस गन था जिसका एक ही फायर बड़ी सी बड़ी चट्टान को भी रेसा रेसा कर सकता था। गार के दहाने में दाखिल होकर वो जैसे ही आगे बढ़ा, यकलक ठटक कर रुक गया, क्योंकि गार में मुख्तलिफ जगहों पर 4 लगड़ बगड़ मुर्दा हालत में पड़े थे। गार आगे से बंद थी। वारिफ ने एक तवील सांस लिया और फिर ताकतवर टॉर्च की मदद से पूरी कार का जायजा लेकर वो वापस दहाने की तरफ मुड़ गया। मैडम, आपका आइडिया दुरुस्त था, ये इंसान नहीं बल्कि लगड़ पगड़ थे, दहाने पर पहुंचकर वारिफ ने कहा। ओह, बस मुझे शक सा बड़ा था, मैडम ने कहा और तेजी से चलती हुई कार के दहाने की तरफ बढ़ गई। लगता बिल्कुल सी इंसानों जैसे ही थे, वारिफ ने कहा। हाँ, दरअसल बस झलक सी महसूस हुई थी इसलिए, मैडम ने कहा और वापस मुड़ गई। थोड़ी देर बाद उनकी जीप तेजी से वापस हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ी जा रही थी। मैडम के चेहरे पर अब बोरियत के आसार वासे दिखाई दे रहे थे, इसलिए वारिफ समझ गया कि नामुराद लगड़ बगड़ों ने उसकी कीमती रात जाया कर दी। बहरहाल वो कह भी कुछ ना सकता था, इसलिए खामोश और मुअत्तब बैठा हुआ था। सर रहमान पर हमला क्यों किया गया था इमरान साहब? ब्लैक ज़ीरो ने छुट्टी से वापस पर सबसे पहले इमरान से यही सवाल किया। वो आज ही सुबह वापस आया था और यहाँ पहुंचते ही उसे रिपोर्ट मिल गई थी कि सर रहमान पर कातिलाना हमला हुआ, जिसमें पावरलैंड का नाम इस्तेमाल किया गया। मुजरिम सुप्रीडेंट फयाज की हिरासत से फरार हो गया, लेकिन फिर सुप्रीडेंट फयाज ने उसे ढूंढ निकाला और जोरदार जंग के बाद उस पर काबू पा लिया, लेकिन वो मामूली सा बयान देकर मर गया। ये रिपोर्ट उसे सर सुल्तान ने दी थी। इमरान से मुलाकात ना हो सकी थी क्योंकि इमरान फ्लैट से भी गायब था, और अब जैसे ही इमरान दानिश मंजिल आया तो ब्लैक ज़ीरो ने सबसे पहले यही सवाल किया, क्योंकि पावरलैंड के सर रहमान पर इस तरह के अहमकाना हमले का कुछ जवाब न बनता था। पावरलैंड वालों ने सोचा होगा कि बेटा ना सही बाप ही सही, आखिर नस्ल तो एक ही है। इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए मुस्कुरा कर जवाब दिया, लेकिन इमरान साहब, पावरलैंड जैसी तंजीम से ऐसी हमाकत नहीं हो सकती, ब्लैक ज़ीरो ने कहा, और इमरान ने मुस्कुराकर उसे सारी तफसील बता दी। ओह, तो ये मसला है। लेकिन इमरान साहब, जब केस हमारे पास आ गया था तो आपने मुजरिम को ख्वाम का सुपर फ्याज के हवाले कर दिया, ब्लैक ज़ीरो ने मुंह बनाते हुए कहा। यार, तुम तो थूक के व्यापारी हो, परचून खाता कहाँ खोलते? परचून खाता सुपर फ्याज के पास ही रहने दो, इमरान ने जवाब दिया और ब्लैक ज़ीरो मुस्कुरा कर रह गया। अच्छा छोड़ो इस सिलसिले को, अब मेरी हिदायत को गौर से सुनो। मैं सरदावर की लेबॉर्ट्री से आ रहा हूँ। ट्रांसमिट फ्यूज़ तैयार हो चुके हैं और उन्हें टेस्ट भी कर लिया गया है, इसलिए अब पावरलैंड के सफ़र की तैयारी शुरू हो जानी चाहिए, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। ओह अच्छा, कितने अफराद आप साथ ले जाएंगे? ब्लैक ज़ीरो भी यकलक संजीदा हो गया। मेरे ख्याल में सफ्तर, कैप्टन शकील, तनवीर और टाइगर ठीक रहेंगे, ज़्यादा भीड़ भाड़ से काम खराब भी हो सकता है, इमरान ने जवाब दिया। लेकिन इमरान साहब, पावरलैंड का हेडक्वार्टर कोई मामूली इमारत तो ना होगी, बस आप वहां पहुंचते ही उसे बम से उड़ा दें। मेरे ख्याल में जितने ज़्यादा अफराद जाएं उतना ही ठीक रहेगा। और इमरान साहब, इस बार मैं भी साथ जाना चाहता हूं, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। यार, तुम्हारा मसला टेढ़ा है, जब भी तुम्हें साथ ले गया हूँ उलझने ही पैदा हुई हैं, तुम्हें लामहाना अलहदा रहना पड़ता है, इमरान ने मुँह बनाते हुए कहा। इमरान साहब, यह भी तो हो सकता है कि जिस तरह आप टीम के साथ बतौर मेंबर रहते हैं, इसी तरह मैं भी बतौर मेंबर टीम के साथ काम करूं। आखिर मेंबर का इजाफा भी तो हो सकता है सीक्रेट सर्विस में, ब्लैक ज़ीरो ने तजवीज़ पेश करते हुए कहा। यानी तुम मुस्तकिल मेंबर के तौर पर काम करना चाहते हो? इमरान ने चौंक कर पूछा। मुस्तकिल तो काम नहीं कर सकता, क्योंकि इस तरह X2 की सीट खाली हो जाती है,
البتہ ہم مشنز میں تو کام کر سکتے ہیں، بلیک زیرو نے امید بھرے لہجے میں کہا، لیکن ایک اور X2 بھی بھرتی کرنا پڑے گا۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، ایک اور X2 کیا مطلب؟ بلیک زیرو بکھلا گیا۔ ظاہر ہے تم اور میں دونوں پاور لینڈ کی تباہی کے مشن پر ہوں گے، اور یہ مشن ایسا نہیں ہے کہ ہم 1-2 روز میں فارغ ہو کر واپس آ جائیں۔ پھر جولیا، نعمانی، چوہان اور صدیقی بھی یہاں موجود ہیں۔ ہماری غیر موجودگی میں کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا تو اسے کون سنبھالے گا؟ عمران نے کہا، اوہ ہاں، اس طرف تو میرا خیال ہی نہ کیا۔ ٹھیک ہے عمران صاحب، میں ساتھ نہیں جا سکتا، بلیک زیرو نے مایوسانہ لہجے میں کہا۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارا اور ہمارا مقصد تو پاکیشیا کی خدمت ہے، اور وہ خدمت یہاں اس کمرے میں بیٹھ کر بھی ہو سکتی ہے، عمران نے کہا، اور بلیک زیرو نے اسبات میں سر ہلا دیا، لیکن اس کے چہرے پر مایوسی کے تاثرات بہرحال موجود تھے۔ عمران اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر کچھ دیر مسکراتا رہا، پھر اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ جولیا اسپیکنگ۔ دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی تھی۔ X2، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس سر، جولیا نے موتبانہ لہجے میں کہا۔ جولیا، تمہیں سیکرٹ سروس کا نمبر 2 بنے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ عمران کا لہجہ بے حد سنجیدہ تھا، اور بلیک زیرو بھی اس بات کو سن کر چونک پڑا۔ سر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے سر، میں معافی چاہتی ہوں، جولیا نے بری طرح گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ جو سوال میں نے کیا ہے اس کا جواب دو۔ عمران کا لہجہ ویسے ہی سخت رہا۔ سر کافی عرصہ ہو گیا ہے سر، جولیا بدستور بوکھلائی ہوئی تھی۔ کس تنظیم کے نمبر 2 کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ عمران باقاعدہ انٹرویو لینے پر اتر آیا۔ جناب نمبر 1 کے احکامات کی تعمیل۔ جناب، جولیا کو سمجھ ہی نہ آ رہی تھی کہ آخر یکلخت یہ انٹرویو کیوں شروع ہو گیا۔ کیا دوسرے ممبرز تعمیل نہیں کرتے؟ عمران نے کہا۔ کرتے ہیں جناب، لیکن جولیا نے مزید بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی بوکھلاہٹ اور خوف کی شدت سے اس کا دماغ معاف ہو گیا، اس سے آگے جواب ہی نہ بن سکا۔ جولیا، نمبر 2 کا مقصد ہوتا ہے کہ اس سے نمبر 1 کے سیٹ پر کام کرنے کے لیے تیار کیا جائے، تاکہ بوقت ضرورت وہ اپنے سینئرز کی جگہ کام کر سکے۔ اس میں ایسی صلاحیتیں ہونی چاہیے کہ وہ سیٹ سنبھال سکے۔ تمہیں پاکیشیا سیکرٹ سروس نے نمبر 2 صرف احکامات کی تعمیل کے لیے نہیں بنایا گیا، بلکہ تم میں ایسی صلاحیتیں مار کی گئی ہیں کہ تم بطور X2 بھی بوقت ضرورت کام کر سکتی ہو۔ عمران نے اس بار نرم لہجے میں اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ لیکن سر، میں آپ کی سیٹ پر تو کام نہیں کر سکتی، جولیا اور زیادہ بکھلا گئی۔ تو تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ میرا اندازہ غلط ہے؟ تم میں ایسی صلاحیتیں نہیں ہیں کہ تم نمبر 2 بن سکو۔ عمران کا لہجہ بے حد سرد ہو گیا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا باس، سب تو، جولیا نے رو دینے والے لہجے میں کہا۔ سنو، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری صلاحیتوں کو عملی طور پر چیک کیا جائے۔ عمران پاور لینڈ کے مشن پر جا رہا ہے، اور میں نے اس کے ساتھ صفدر، کیپٹن شکیل اور تنویر کو بھی بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ چونکہ مشن بے حد اہم ہے، اس لیے میں نے اسے اجازت دے دی ہے کہ وہ اپنے ساتھ ٹائیگر اور سیکرٹ سروس کے فورن شعبے سے کوئی آدمی ساتھ لے سکتا ہے۔ نعمانی، صدیقی، خاور اور چوہان تمہارے ساتھ یہی رہیں گے، اور عمران کی واپسی تک تمہیں عملی طور پر سیکرٹ سروس کا سربراہ بنانے کا میں نے فیصلہ کیا ہے، تاکہ تمہاری صلاحیتوں کا صحیح جائزہ لیا جا سکے۔ چنانچہ عمران کے پاور لینڈ جاتے ہی تم عملی طور پر سیکرٹ سروس کی سربراہ ہوگی۔ میں اس دوران تم سے براہ راست رابطہ نہیں رکھوں گا، بلکہ تمہاری کارکردگی اور تمہاری صلاحیتوں کا صرف جائزہ لوں گا، عمران نے کہا۔ وہ بلیک زیرو کی آنکھوں میں عمران کی بات سنتے ہی چمک آ گئی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ عمران اسے ساتھ لے جانے کے لیے سارا چکر چلا رہا ہے۔ ٹھیک ہے سر، جیسے آپ کا حکم۔ تو کیا مجھے دانش منزل میں رہنا ہوگا؟ جولیا نے سنبھلتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے عملی طور کا لفظ استعمال کیا ہے، تم ممبرز کے لیے جولیا ہی رہی ہوگی۔ تمہارا اپنا فلیٹ ہی تمہارا ہیڈ کوارٹر ہوگا۔ کسی بھی سرکاری سلسلے میں تم سیکریٹری وزارت خارجہ سر سلطان سے براہ راست بات کر سکو گی، ان کو بریف کر دیا جائے گا۔ اس طرح دیگر ممبرز کو بھی بتا دیا جائے گا، اور وہ براہ راست تم سے X2 کی طرح رابطہ رکھیں گے۔ عمران نے پورے منصوبے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے سر، لیکن ہمیں کس کیس پر کام کرنا ہوگا؟ جولیا نے جواب دیا۔ تو تمہارا خیال ہے مجرم پہلے آ کر مجھے اطلاع دیتے ہیں کہ ہم آ گئے ہیں اور یہ ہمارا مشن ہے، اس کے بعد میں تم لوگوں کو ہدایت دیتا ہوں؟ عمران کا لہجہ یکلخت سخت ہو گیا۔
معافی چاہتا ہوں سر، مجھے خیال نہ رہا تھا۔ جولیا ایک بار پھر گھبرا گئی۔ بکھلائے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں، صرف آنکھیں اور کان کھلے رکھو گی تو تمہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ کس کیس پر کام کرنا ہے۔ تم ذہنی طور پر نئی ذمہ داریوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، عمران نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے رسیور رکھ دیا۔ لو بھائی بلیک زیرو، تم بھی تیار ہو جاؤ۔ میں نے سوچا کہ جب تمہیں خودکشی کا اتنا ہی شوق ہے تو پھر میں کون ہوتا ہوں تمہیں روکنے والا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بلیک زیرو ہنس پڑا۔ بہت بہت شکریہ، ویسے آپ کا ذہن بھی خوب کام کرتا ہے۔ آپ نے میری غیر حاضری کی انتہائی خوبصورت وجہ تلاش کر لی، ورنہ میں تو مایوس ہی ہو گیا، بلیک زیرو نے کہا۔ اب بھی وقت ہے، سوچ لو، اس بار اگر تم ساتھ گئے تو پھر کام بھی کرنا پڑے گا، عمران نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں، آپ مجھے کسی سے کم نہ پائیں گے، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ اوکے، تم ایسا کرو کہ کل رات 8 بجے صفدر کیپٹن شکیل اور تنویر کو سینٹرل ہسپتال پہنچنے کا حکم دو۔ میں وہاں بطور ڈاکٹر صدیقی موجود ہوں گا اور ان کی ٹانگوں میں باقاعدہ ٹرانسمٹ فیوز لگا دوں گا۔ ہسپتال میں یہ کام آسانی سے اور بغیر کسی وقت کے ہو جائے گا، عمران نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اور ٹائیگر اور میں، بلیک زیرو نے کہا، تمہارا سلسلہ تو دانش منزل والے ہسپتال میں ہی ہو جائے گا، البتہ ٹائیگر کو میں پہلے ہی بلا کر سیٹ کر دوں گا، اور عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ آپ کا یہاں سے چلنے کا کیا پروگرام ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ میں نے کافی انتظامات کرنے ہیں، اس لیے میرا خیال ہے کہ ہم یہاں سے رات 12 بجے ٹرانسمٹ ہو جائیں، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ رات 12 بجے، بلیک زیرو نے چونک کر پوچھا۔ فکر نہ کرو، جس علاقے میں ہیڈ کوارٹر ہے وہاں دوپہر کے 12 بجے ہوں گے، اور 12 بجے کا وقت حماقتوں کے لیے بین الاقوامی طور پر اچھا سمجھا جاتا ہے، عمران نے کہا۔ اور بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ لیکن کیا ٹائیگر کو اور مجھے بھی اکٹھا ہی یہاں سے روانہ ہونا ہوگا، بلیک زیرو نے اشتیاق بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں، تم سیکرٹ سروس کے فورن ایجنٹ ہو اور X2 کی اسپیشل کال پر آئے ہو۔ میں ٹرانسمٹ فیوز نصب کرنے کے بعد تمہارا مستقل میک اپ بھی کروں گا، اس کے بعد یہاں سے روانگی کے لیے صفدر کا فلیٹ مناسب رہے گا، تم سب وہاں اکٹھے ہو جاؤ گے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے عمران صاحب، میں تیار ہوں، بلیک زیرو نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ بس دعا کرو ہمارے بعد کوئی سر پھری مجرم تنظیم یہاں نہ پہنچ جائے، ورنہ بیچاری جولیا سر پکڑ کر تمہیں روئے گی، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ اور بلیک زیرو ایک بار پھر ہنس پڑا۔ ہنری میلکم نے جلدی سے سامنے رکھی ہوئی مشین کا بٹن آن کیا تو مشین پر تیزی سے جلنے بجھنے والا سرخ رنگ کا بلب سبز رنگ میں بدل کر مسلسل جلنے لگا۔ ہیلو ہنری اٹینڈنگ فرام ہیڈ کوارٹر، اوور، ہنری نے ایک اور بٹن دباتے ہوئے کہا۔ لیڈی ایشلے اسپیکنگ فرام ساجان سینٹر، اوور، دوسری طرف سے لیڈی ایشلے کی آواز سنائی دی۔ یس میڈم، اوور، ہنری نے حیرت بھرے انداز میں کہا کیونکہ اسے لیڈی ایشلے کی کال کا مقصد سمجھ میں نہ آیا تھا۔ ہنری، میں یہاں بور ہو گئی ہوں، میرے اعصاب پر بے پناہ دباؤ ہے، مجھے ہر لمحہ یہ کھٹکا لگا رہتا ہے کہ نہ جانے کس وقت اور کہاں عمران اور اس کا گروپ پہنچ جائے، جبکہ وہ آ ہی نہیں رہے۔ میرا خیال ہے ترمزی کی اطلاع درست تھی کہ عمران نے پاور لینڈ سے براہ راست ٹکرانے کا فیصلہ بدل دیا ہے، اوور، لیڈی ایشلے کی جھنجھلائی ہوئی آواز سنائی دی۔ میڈم، ابھی تو ٹارگٹ تبدیل کیے صرف 2 روز ہوئے ہیں اور میعاد 4 ہفتے کی ہے، اب 4 ہفتے تو بہرحال آپ کو انتظار کرنا ہی ہوگا، اوور، ہنری نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ اسے لیڈی ایشلے کے جذباتی پن پر دل ہی دل میں غصہ آ رہا تھا کہ یا تو ساجان سینٹر میں جانے اور عمران سے ٹکرانے کا اتنا اشتیاق تھا، یا پھر 2 روز میں ہی بور ہو گئی ہے۔ نہیں، 4 ہفتے بہت زیادہ ہیں، میرے اعصاب اتنا عرصہ یہ بور قسم کا دباؤ برداشت نہیں کر سکتے، یا تو عمران یہاں آ جائے تاکہ میں اسے ختم کر کے اطمینان کا سانس لوں، اوور، لیڈی ایشلے نے چڑچڑے لہجے میں کہا۔ تو اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ ہم نے عمران کو دعوتی کارڈ تو نہیں بھیجا ہوا کہ وہ فلاں تاریخ اور فلاں وقت پر یہاں پہنچ جائے، یہ سب انتظامات و امکانات کی صورت میں کیے گئے ہیں، ہو سکتا ہے وہ سرے سے آئی ہی نہ، اور مسٹر ترمزی ریڈ پاور سے جب پاک ایشیا کا دارالحکومت تباہ کرے تو اس کا بھی خاتمہ ہو جائے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ وہ آپ ہی جائے، کیا کہا جا سکتا ہے۔ اور میڈم، اب 4 ہفتوں سے پہلے تو ہیڈ کوارٹر کو کسی طرح بھی اوپن نہیں کیا جا سکتا، اب تو مجبوری ہے، اوور، ہنری نے تنزیہ لہجے میں کہا۔ کوئی ایسی صورت نہیں ہو سکتی کہ اس بات کا حتمی اطلاع مل جائے کہ عمران آ بھی رہا ہے یا نہیں، اوور، لیڈی ایشلے نے کہا۔ اس کو تو ایک ہی صورت ہے کہ مسٹر ترمزی وہاں پہنچ گئے ہوں اور اسے تلاش کریں اور اس امکان کا جائزہ لیں، اوور، ہنری نے کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں معلوم ہے کہ وہ اپنی دھن کا پکا ہے، اس کے ذہن میں ریڈ پاور سے دارالحکومت اڑانے کی بات بیٹھ گئی ہے، اب وہ سب طرف سے بے نیاز ہو کر اس مقصد کے حصول پر لگ جائے گا، اور جب تک اپنا مقصد پورا نہ کرے گا کسی اور طرف دھیان ہی نہ جائے گا، اور پھر تم خود ہی تو کہتے ہو کہ اگر عمران کو ریڈ پاور کی لیبارٹری کی بھنک بھی پڑ گئی تو سارا معاملہ خراب ہو جائے گا، اوور، لیڈی ایشلے نے کہا۔
हाँ, ये बात तो दुरुस्त है। अलबत्ता एक और काम हो सकता है कि पाक एशिया के हमसाया मुल्क शोगरान में पावरलैंड का एक सेंटर मौजूद है। मैं सेंटर किसी में ये ड्यूटी लगा सकता हूँ कि वो पाक एशिया जाकर इस बारे में इत्तलात भेजें। ओवर, हेनरी ने कहा। ओह हाँ, इसका तो मुझे ख्याल ही ना रहा था। शोगरान सेंटर का इंचार्ज चियांग इंतहाई होशियार और तेज है। वो ये काम इंतहाई आसानी से करेगा। तुम उसे फौरन ऑर्डर दो और उससे कहो कि वो ज्यादा से ज्यादा 1-2 रोज के अंदर इत्तला मुहैया करे। बाकी तफसीलात उसे खुद बता देना। ओवर, लेडी एशले ने कहा। ठीक है, मैं उसे अहकामात दे देता हूँ, आप मुतमईन रहें। ओवर, हेनरी ने सर हिलाते हुए जवाब दिया और फिर उसने मशीन का बटन ऑफ कर दिया। वो चंदा में बैठा सोचता रहा। फिर उसने मशीन पर लगी हुई एक नॉब को घुमाना शुरू कर दिया। डायल पर लगी हुई सुइयां मुख्तलिफ हिंदसों में हरकत करती रहीं। जब सुइयां हेनरी के मतलूबा हिंदसों पर एडजस्ट हो गई तो इसने एक बटन दबा दिया और मशीन पर लगा हुआ बल्ब तेजी से जलने बुझने लगा। इसका रंग सुर्ख था। साथ ही मशीन के एक कोने में मौजूद छोटी सी स्क्रीन रोशन हो गई और उस पर आड़ी तिरछी लकीरें फैलने और सिमटने लगी। हेनरी खामोश बैठा रहा। चंद लम्हों बाद जलता बुझता बल्ब तेजी से मुसलसल चलने लगा और इसका रंग सब्ज हो गया। उसके साथ ही स्क्रीन पर झमाका हुआ और एक दुबले पतले आदमी की तस्वीर उभर आई जिसका चेहरा पतला और लंबूतरा था। यूं लगता था जैसे वो सांप का चेहरा हो। उसकी आंखों में भी सांप जैसी चमक थी। ये शोगरान सेंटर का इंचार्ज चियांग था। चियांग मशरिकी शुगरान का नामवर कातिल था। उसके साथ साथ वो इंतहाई सहीन और तेज सीक्रेट एजेंट भी था। लेकिन वो चूंकि बराह रास्त किसी सरकारी इदारे से मुतल्लिक ना था बल्कि इसने अपनी एक तंजीम चियांग ग्रुप बनाई हुई थी और हुकूमत मशरिकी शुगरान से खुफिया तौर पर काम लेती थी। बाद में जब आलमी जंग हुई तो चियांग का ग्रुप टूट गया और चियांग मशरिकी शुगरान से मगरबी शुगरान में मुंतकिल हो गया और फिर इसका ताल्लुक रेड पावर से हो गया। अब वो शुगरान में रेड पावर के अहम तरीन सेंटर का इंचार्ज था और अब तक उसके कारनामे इंतहाई बेमिसाल थे। यस, चियांग अटेंडिंग ओवर। चियांग की बारीक सी चीखती हुई आवाज मशीन से निकलकर हेनरी के कानों से टकराई। BL हेडक्वार्टर चीफ बॉस ओवर। हेनरी ने तहमकाना और सर्द लहजे में कहा। ओह यस सर, यस सर ओवर। चियांग चीफ बॉस की बराह रास्त कॉल सुनते ही बुखला गया। तुम्हारे जिम्मे एक अहम मिशन लगाया जा रहा है, क्या तुम अहम मिशन के लिए तैयार हो? ओवर, हेनरी ने कहा। यस बॉस। चियांग हर वक्त हर मिशन के लिए तैयार रहता है, तफसीलात बताई जाए बॉस। ओवर, चियांग ने संभलते हुए लहजे में जवाब दिया। पाक एशिया के दारुल हुकूमत में एक नौजवान रहता है, अली इमरान, जो वहाँ की सेंट्रल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल का लड़का है। बिज़ाहिर मस्करा और अहमक सा नौजवान है, लेकिन दरे पर्दा वो पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के लिए काम करता है। क्या तुम उससे जानते हो? ओवर, हेनरी ने कहा। वैसे अली इमरान का नाम लेते ही उसने स्क्रीन पर चियांग को चौंकते और उसकी आंखों में उभर आने वाली मजीद चमक देख ली थी। यस बॉस, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। एक मिशन के दौरान मेरा उससे साबका पाला भी पड़ चुका है। वो इंतहाई खतरनाक, हद तक सहीन, दलेर और तेज आदमी है। ओवर, चियांग ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। किस मिशन पर तुम्हारा इससे सामना हुआ था और वो तुम्हें किस हैसियत से जानता है? ओवर, हेनरी ने होंठ भींचते हुए पूछा। बॉस, पावरलैंड से कबल जब मेरा अपना ग्रुप था तो मैं एक कत्ल के मिशन पर पाक एशिया गया था। इस वक्त वो सेंट्रल इंटेलिजेंस के इंस्पेक्टर फयाज का दोस्त था और अक्सर उसके साथ फ्रीलांसर्स के तौर पर काम करता था। हमारा मिशन तो मुकम्मल हो गया, लेकिन ये इमरान भूत बनकर हमारे पीछे लग गया और मेरे 8 आदमी खत्म हो गए, लेकिन मैं बचकर निकल आने में कामयाब हो गया। उसके बाद गो उससे बराह रास्त टकराव तो नहीं हुआ, लेकिन मुझे उसके बाद खासी मालूमात हैं। ओवर, चियांग ने जवाब दिया। तुम उसकी मौजूदा रिहाइश और कारकर्दगी के बारे में क्या जानते हो? ओवर, हेनरी ने पूछा। बॉस, इतना मालूम है कि वो पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के खुफिया चीफ X2 के लिए काम करता है। अपने बावर्ची के साथ एक फ्लैट में रहता है और बेशुमार सरकारी और गैर सरकारी तंजीमें उसके हाथों मौत की घाट उतर चुकी हैं। बस इससे ज्यादा मुझे मालूम नहीं है। ओवर, चियांग ने कहा। गुड, तुम्हारी मालूमात खासी अच्छी हैं और ये तुम्हारी बाखबरी की दलील है। अब हेडक्वार्टर की तफसीली अहकामात सुन लो। ओवर, हेनरी ने कहा। यस सर, मैं सुन रहा हूँ सर। ओवर, चियांग ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। हेडक्वार्टर को इतलात मिली है कि इमरान पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के हमरा हेडक्वार्टर से बराह रास्त टकराना चाहता है। हेडक्वार्टर ने पाक एशिया से उसके निकलते ही उसके खात्मे के इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं, लेकिन हेडक्वार्टर को ये इतला नहीं मिली कि क्या वाकई वो ऐसा करना चाहता है, और अगर करना चाहता है तो वो कब इस सिलसिले में पाक एशिया से निकलेगा। ये काम तुमने करना है, तो पाक एशिया पहुंचकर ये इतलात इकट्ठी करो कि इमरान वहां क्या कर रहा है और निकल चुका है, लेकिन ये सब काम इंतहाई होशियारी और एहतियात से होना चाहिए। हम इमरान को इस सिलसिले में चुकन्ना नहीं करना चाहते। ओवर, हेनरी ने कहा। लाइक, कमेंट,
the bell icon.